Hello everyone, welcome to Study with Palak, your one-stop solution for all queries and doubts. So now we are going to discuss about the replication in prokaryotes. देखो, replication जो है prokaryotes की वो भी start होगी आपकी origin of replication site से, that is ORI-C. इस ORI-C में origin of replication site में आपके 245 base pairs होंगे, ठीक है, जो कि 80 रिच सीक्वेंसेस होते हैं मोस्टली, ठीक है। आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट में जो है 245 बेस पेयर्स होंगे, ठीक है, और मोस्टली कौन से होंगे 80 रिच सीक्वेंसेस होंगे और मोस्टली हर प्रोकैरियोट्स के अंदर ये सीक्वेंसेस जो होते हैं वो हाईली कंजर्व्ड होते हैं, ठीक है। यूकैरियोट्स में ये सीक्वेंसेस हाईली कंजर्व्ड नहीं होते हैं, बट प्रोकैरियोट्स में हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं। इस 245 बेस पेयर जो लॉन्ग ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है, इसमें दो तरह के सीक्वेंसेस होते हैं। एक होते हैं आपके 13 मर और एक होते हैं आपके 9 मर। 13 मर के 3 रिपीट्स होते हैं और 9 मर के आपके 4 या 5 रिपीट्स होते हैं। 13 मर का मतलब है 13 बेस पेयर्स होंगे और 9 मर का मतलब है 9 बेस पेयर्स होंगे, ठीक है। तो अब ये देखो, ये है आपके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट, ठीक है। ये है आपके 3 13 मर सीक्वेंसेस। इसके अंदर भी 13 बेस पेयर्स होंगे, यहाँ पर भी 13 बेस पेयर्स होंगे और यहाँ पर भी 13 बेस पेयर्स होंगे। और उन बेस पेयर्स का जो सीक्वेंस होगा वो ये रहता है, ठीक है। इसके अंदर भी यही सीक्वेंस होगा, इसके अंदर भी यही सीक्वेंस होगा, इसके अंदर भी यही सीक्वेंस होगा। ये सीक्वेंस थोड़ा बहुत वेरी कर सकते हैं डिफरेंट बैक्टीरियाज, ठीक है। और आपके 9 मर के 4 या 5 सीक्वेंसेस होंगे और हर एक सीक्वेंस के अंदर ये आपका 9 बेस पेयर जो है सीक्वेंस प्रेजेंट होगा, ठीक है। आपका 9 मर में R1, R5, R2, R4 रीजन्स हैं, ठीक है। R1 और R5 के बीच में IHF बाइंडिंग साइट है। IHF बाइंडिंग साइट क्या होती है? इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर बाइंडिंग साइट, जो कि IHF प्रोटीन रिकॉग्नाइज करते हैं और ये आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर प्रोसेसेस लाइक डीएनए बेंडिंग। डीएनए बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से आपकी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है बाय बेंडिंग द डीएनए। साथ ही साथ इन साइट्स पे आपके कुछ वेक्टर्स भी आके अटैच होते हैं, ठीक है, और ये जीन रेगुलेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यही साइट्स जो हैं आपके न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस बनाने में हेल्प करती है। उसके अलावा आपके पास R2 और R4 के पास IFIS साइट होगी। जब IHF और IFIS प्रोटीन जो है इन साइट्स पे आके बाइंड करता है तो आपकी रेप्लिकेशन इनहांस होती है, ठीक है। अब 13 मर को हम DUE भी बोलते हैं। DUE मतलब डुप्लेक्स अनवाइंडिंग एलिमेंट्स। यहाँ पे अनवाइंडिंग बेसिकली होती है आपकी, ठीक है। और DAR क्या है? DNA असेंबली रीजन, ठीक है। यहां पर आपकी नेगेटिव सुपर क्वाइलिंग होती है, ठीक है। जब आपका डीएनए का डुप्लेक्स अनवाइंड होता है तो पीछे सुपर क्वाइलिंग होती है ना, तो वो आपकी इस रीजन में होगी, ठीक है। सो आपका R1, R2, R4 ये मेन आपके डीएनए बाइंडिंग साइट्स हैं। डीएनए बेसिकली क्या है आपका? डीएनए जो है ये आपका इनिशिएटर प्रोटीन है बैक्टीरियाज के अंदर, ठीक है। और ये आपका इन साइट्स पे आके ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट्स पे आके बाइंड करेगा, ठीक है। तो ये डीएनए जो है इस 9 मर सीक्वेंसेस में बाइंड कर जाएगा R बॉक्सेस पे, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर बाइंड करेगा, इसकी बाइंडिंग की वजह से 13 मर जो रीजन है वहां पर होगी आपकी अनवाइंडिंग ऑफ डीएनए, ठीक है, डीनेचुरेशन होगी, ठीक है। क्योंकि यहां पर आपका जब डीएनए बाइंड करेगा तो उसकी वजह से डीएनए के मॉलिक्यूल के अंदर टोपोलॉजिकल स्ट्रेस क्रिएट होगा। उस टोपोलॉजिकल स्ट्रेस के क्रिएट होने की वजह से जो आपके 80 रिच रीजन्स होंगे 13 मर रीजन पे, 13 मर साइट पे जो 80 रिच रीजन होगी उनकी होगी डीनेचुरेशन, ठीक है। डीनेचुरेशन हुई और यहां पर आके सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स बाइंड कर जाएंगे ताकि दोबारा से कॉइलिंग ना हो, ठीक है। अब क्या होगा? आपका डीएनए बी आएगा। डीएनए बी आके यहाँ पे अटैच कर जाएगा। डीएनए बी जो है वो काम करेगा हेलिकेस की तरह। वो क्या करेगा? इन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा। बट इस डीएनए बी को यहाँ पे लोड कौन करेगा? डीएनए सी मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड हेलिकेस लोडर। तो डीएनए बी यहाँ पे हेलिकेस जो है अटैच करके वो धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ मूव करेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगा,
ठीक है। अब कौन आएगा? प्राइमर। ठीक है, प्राइमर को कौन लोड करता है? प्राइमेस। तो यहाँ पे प्राइमर लोड हो गया है। किसने लोड किया? प्राइमेस ने लोड किया। और यहाँ पे प्राइमेस एंजाइम कौन है? डीएनए जी। ठीक है, अब डीएनए जी ने प्राइमर को लोड कर दिया। ठीक है, अब आएगा पॉलीमरेज 3 जो कि क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करेगा। ठीक है, यहां पर आपका बन जाएगा लीडिंग स्ट्रैंड और यहां पे आपके बनेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए। ठीक है, और यहाँ पे टोपोआइसोमरेज एंजाइम भी आएगा जो कि सुपर कॉइलिंग को क्या करेगा? रिलीज करेगा। ठीक है, जो स्ट्रेस जो है क्रिएट होता है उस स्ट्रेस को रिलीज करेगा एंड इसको क्या बोलते हैं? गायरेस। ठीक है, और आपको पता है पॉलीमरेज जो है हमेशा 5' से 3' एंड में काम करते हैं और आपके न्यूक्लियोटाइड्स 3' एंड पे जो है वो अटैच होते हैं। ठीक है, अब ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को कौन अटैच ज्वाइन करेगा? इसको ज्वाइन करेगा आपका लाइगेज एंजाइम। और प्राइमर्स को कौन रिमूव करेगा? पॉलीमरेज 1 जो है वो रिमूव करेगा। ठीक है, अब क्या होगा? जब दोनों स्ट्रैंड्स की सिंथेसिस हो जाएगी, पॉलीमरेज वहां से डिटैच हो जाएगा, प्राइमर्स को क्लीव वहां से रिमूव कौन करेगा? आरएनएस एच एंजाइम रिमूव करेगा। और जो प्राइमर्स के रिमूव होने से गैप्स क्रिएट होंगे, उन गैप्स को कौन फिल करेगा? पॉलीमरेज 1 जो है फिल करेगा। ठीक है, अब 2 रेप्लिकेशन फॉक्स जो हैं वो टर्मिनेटर रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस पे मीट करेंगे। तो क्या होता है टर्मिनेटर रिकॉग्नाइजिंग सीक्वेंसेस? देखो आपके क्या होते हैं कि ये देखो यहां पर समझाती हूं मैं थोड़ा सा। ये देखो आपका टर एंजाइम होता है। ठीक है, TER एंजाइम। उसके पास ना 2 रीजन्स होते हैं, एक ये रीजन होता है, ठीक है, और एक होता है एक रीजन। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड एज परमिसिव रीजन, मतलब कि जो अलाउ करेगा रेप्लिकेशन फॉक्स को मूव करने के लिए। वो कहेगा जाओ आगे मूव कर जाओ, अपनी रेप्लिकेशन को कंटिन्यू रखो। और एक होगा नॉन परमिसिव रीजन, ये क्या करेगा? रेप्लिकेशन को वहीं पर रोक देगा। ठीक है, तो क्या होता है? अब आपको पता है ना रेप्लिकेशन जो है बाई डायरेक्शनल होती है। ठीक है, यहाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट है। रेप्लिकेशन जो है वो बाई डायरेक्शन होती है, दोनों डायरेक्शंस में मूव करती है। ठीक है, क्योंकि एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है ना। ठीक है, तो बाय रेप्लिकेशन होती है, आपकी बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, यहां पर आते हैं आपके कौन? टर एंजाइम्स। 10 होते हैं। ठीक है, टोटल 10 एंजाइम्स होंगे, टर एंजाइम्स। तो मैं सारे नहीं बना रही हूं, इस तरह से बना के बता रही हूँ। ठीक है, ओके, इसको बता देती हूँ, 1 मिनट। ठीक है, 1 सेकेंड। ये मैं येलो से कर रही हूँ ना, जो येलो से कर रही हूँ ना, ये आपके कौन से होंगे? येलो वाले जो मैं कर रही हूँ ना, वो होंगे आपके नॉन परमिसिव रीजन। ठीक है, जो कि अलाउ नहीं करेंगे रेप्लिकेशन फॉर्क को आगे मूव करने से। देखो अब ये रेप्लिकेशन फॉर्क यहां से आ रही है, ये किसके साथ टकरा रही है? ये तो परमिसिव रीजन के साथ टकरा रही है ना, परमिसिव रीजन के साथ टकरा रही है, तो ये आगे आगे मूव करते जाएगी। जैसे ही वो इस नॉन परमिसिव रीजन के साथ टकराएगी, रेप्लिकेशन यहाँ पे रुक जाएगी। ठीक है, अब यहां पर आ जाओ, दूसरी तरफ आ जाओ। ठीक है, ये यहां से मूव कर रही है, अभी तक तो नॉन परमिसिव रीजन से ये आ गया नॉन परमिसिव रीजन, तो यहां से जब टकराएगी तो रेप्लिकेशन रुक जाएगी। ठीक है, रेप्लिकेशन आपकी रुक गई। क्लियर है बात? ठीक है, अब इसी टर एंजाइम के साथ TUS जो है प्रोटीन्स भी होंगे। ठीक है, जो कि आपके रेप्लिकेशन फॉर्क को रोक लेंगे। ठीक है, जैसे आपके ये इनके साथ टकराएंगे नॉन परमिसिव रीजन के साथ, तो आपके जितने रेप्लिकेशन फॉर्क जो है वो वहीं पे रुक जाएगी, आपके प्रोटीन्स एंजाइम्स जो है वो सारे रिलीज हो जाएंगे, बस टोपोआइसोमरेज 2 जो है वहां पे रहेगा ताकि वो दोनों स्ट्रैंड्स को कट कर सके। ठीक है, और TER और TUS कॉम्प्लेक्स को डिसोसिएट करेगा। ठीक है, और आपको 2 डिफरेंट सर्कुलर DNA जो है वो मिल जाएंगे। ठीक है, जब भी ऐसा होगा तो आपके जो है रेप्लिकेशन जो है वो टर्मिनेट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, so that's all. Do like and subscribe Study with Palak. You can connect with me on my Telegram, Instagram, because I believe more we connect, easier the success becomes.